ये मैं ही था जो आपकी मदद किया करता था। ये आप ही हैं जो बच्चों को सजा देते हैं। 7:13 हुए हैं। ये तो दोस्तों ये वो फ़िक़रात हैं जो किसी भी टेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। तो इनको इंग्लिश में तब्दील करने का क्या तरीका होना चाहिए? आज हमने पढ़ना है यूज़ ऑफ़ इट एंड देयर। आज हम ये सीखेंगे कि वो फ़िक़रात जो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट, फ्यूचर इंडेफ़िनिट और पास्ट इंडेफ़िनिट के नहीं होते, उन फ़िक़रात को हम इंग्लिश में कैसे तब्दील करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इट और देयर के इस्तेमाल पर मुहित होगा। तो चलें जल्दी करते हैं, वक़्त की कमी है। हम सबसे पहले देखते हैं कि इट का इस्तेमाल क्या है। तो इस इट के इस्तेमाल से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इट जो है इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्शन से निकला है और इसका मतलब होता है तारुफ़। यानी वो सब्जेक्ट्स जो किसी भी चीज़ का तारुफ़ पेश करते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इट की तरफ चलने से पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक सब्जेक्ट हमारे पास रियल होता है और एक हमारे पास इमेजिनरी होता है। एक सब्जेक्ट रियल होता है और एक इमेजिनरी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है रियल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जो असली होता है। यानी ये या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। जैसा कि अगर हम देखें तो इट के साथ हम इज़ हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, आर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते। इट हमेशा सिंगुलर के तौर पर काम करता है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेज़ेंट में हो तो इज़ इस्तेमाल होगा, अगर पास्ट में हो तो वाज़। लेकिन इसके साथ हम आर कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि फ़ाल्स या इमेजिनेटिव सब्जेक्ट को अगर हम देखें, देयर हमारे पास यहाँ पर है, तो इसके साथ हम इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसलिए हम इसको फ़ाल्स सब्जेक्ट कहते हैं। एक और मिसाल लेते हैं जी हू की, तो हू भी इसी तरह जैसे कि ऊपर देयर है, हू के साथ हम इज़ भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं। यानी हू जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यही वजह है कि इट जो है इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं और जो देयर है या हू है यानी फ़ाल्स या इमेजिनेटिव है इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के ज़ुमरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने देखा है कि सब्जेक्ट जो है ये किस तरह का होता है यानी रियल होता है और फ़ॉल्स होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इट और दिस के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है। बाज़ लोग यही समझते हैं कि इट और दिस इसमें कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है, इट और दिस एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। जब भी आप किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देने जाते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में कोई तारुफ़ शुरू करते हैं, तो उसका पहला सेंटेंस जो है, वो दिस से शुरू होता है और उसके बाद हम इट इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम देखते हैं, ये दिस जो है इज़ यूज़्ड टू इनिशियलाइज़ एंड इंट्रोड्यूस एनीथिंग। इट गिव्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग यानी ये किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए या उसका तारुफ़ देने के लिए इस्तेमाल होती है। हमारे पास एग्जाम्पल है दिस इज़ अ काऊ, ये एक गाय है। अब गाय को तारुफ जो है गाय का तारुफ करवाने के लिए हमने दिस का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने दिस की जगह पर इट इस्तेमाल कर दिया यानी ये दिस की जगह पर एक डमी प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। डमी प्रोनाउन के बारे में तफसील से बताया गया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर लेक्चर ले सकते हैं डमी प्रोनाउन का। उसमें डमी प्रोनाउन के बारे में बताया गया है कि इट जो है ये डमी प्रोनाउन कैसे है। खैर हमारा टॉपिक आज दिस और इट का है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं दिस इज़ अ टेबल। तो टेबल को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमने दिस इस्तेमाल किया है और इसकी जगह पर हमने कहा इट हैज़ 4 लेग्स। तो जैसे कि दोनों एग्जांपल्स में हमने देखा कि किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, तारुफ़ करवाने के लिए हमने दिस का इस्तेमाल किया है और उसके बाद हम इट की तरफ आ गए हैं। इट इट्स कलर इज़ रेड, जैसा कि आगे मज़ीद इट के साथ हमने इट्स इस्तेमाल किया है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, इट का स्ट्रक्चर क्या होता है? इट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो स्ट्रक्चर हमारे सामने है जी, सबसे पहले हम इट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेज़ेंट और पास्ट में मुख्तलिफ होते हैं। सब्जेक्टिव केस लगाएँगे, रिलेटिव प्रोनाउन लगाएँगे और फ़िक्रे का बाकी हिस्सा जो है उसकी जो दूसरी क्लॉज़ है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी? अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक इज़ है अगर प्रेज़ेंट में हो और एक वाज़ है अगर पास्ट में हो। ठीक है जी? इज़ जो है ये प्रेज़ेंट में है, वाज़ जो है ये पास्ट में है। हमारे पास मिसाल है, ये मैं ही था जो आपकी मदद किया करता था। ये मैं ही था जो आपकी मदद किया करता था। तो आम तौर पर हम इसका फ़िक्रा ये बनाते हैं कि इट वाज़ मी हू यूज्ड टू हेल्प यू। इट वाज़ मी हम लिखते हैं जैसा कि मैंने रेड कलर किया हुआ है, इट वाज़ मी ये मैं ही था। हम समझते हैं कि ये मी जो है हमने यहाँ पे ठीक लिखा है लेकिन ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। और हमने ऊपर स्ट्रक्चर में ये ज़ाहिर किया है कि हमने ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं करना जबकि सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास क्या है कॉमन एरर है, जिसकी वजह से हमारा कोई भी फ़िक्रा गलत हो सकता है।
तो इसका दुरुस्त फिक्रा ये होगा, इट वॉज आई हु यूज्ड टू हेल्प यू। अब यहाँ पर देखिए पहले ऑब्जेक्टिव को केस था, इसकी जगह पर हमने सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया है। एक और फिक्रे की हम मिसाल लेते हैं, ये वही है जिसने मेरी मदद की। तो ये भी हम बिल्कुल ऊपर वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक करेंगे, इट वॉज ही हु हेल्प्ड यू। आप ही हैं जो बच्चों को सज़ा देते हैं। इट इज़ यू हु पनिश द चिल्ड्रन। ये आप ही हैं जो बच्चों को सज़ा देते हैं। तो ये हमारे पास इट का एक इस्तेमाल था। उसके बाद हम इट के दूसरे इस्तेमाल की तरफ चलते हैं कि हमने वक्त को कैसे डिस्क्राइब करना है। यानी अगर टाइम आए, किसी वक्त के बारे में हमने बताना हो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो हम कैसे करेंगे। उसका स्ट्रक्चर हमारे पास है, सबसे पहले हम इट लगाएंगे, उसके बाद इज़ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, उसके बाद टाइम, टाइम के बाद हम या तो पास्ट का इस्तेमाल करेंगे या टू का, और उसके बाद आर यानी घंटे का नाम के 2 बजे हैं, 3 बजे हैं या 4। तो हम पहले ये देखेंगे कि अगर कोई भी वक्त जो है 3 बज गए हैं और 3 बजने में कुछ वक्त रहता है, पास्ट का भी इस्तेमाल होगा और टू का भी इस्तेमाल होगा। तो जैसा कि आपके सामने क्लॉक ज़ाहिर है, यहाँ पर देखिए 12 बजे के बाद, यानी यहाँ पर 12 बज गए हैं, तो 12 बजे के बाद वाला टाइम जो होगा उसके लिए हम पास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और बजने से पहले का टाइम जो होगा उसके लिए हम टू इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया है कि अगर तो 2 मिनट हों, 3 मिनट हों, 4 मिनट हों, तो वो तो हम एज़ इट इज़ ही लिखेंगे। लेकिन अगर 15 मिनट हो, तो 15 मिनट के लिए हम लफ़्ज़ क्वार्टर का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल है हमारे पास 12 बजकर 15 मिनट हुए हैं। अब यहाँ पर 12 बजकर 15 मिनट यानी 12 बज गए हैं और 15 मिनट इज़ाफ़ी हैं, तो हम 12 से आगे वाला लफ़्ज़ यानी पास्ट इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारे पास ऊपर मौजूद है, उसके मुताबिक फ़िक्रा बनाएँगे। इट इज़ क्वार्टर पास्ट 12। क्वार्टर यहाँ पर 15 मिनट को ज़ाहिर कर रहा है, और चूँकि ये 12 के बाद है, तो हम पास्ट का लफ़्ज़ इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। 12 बजने में से 15 मिनट रहते हैं। 12 बजने में से 15 मिनट रहते हैं, तो अब ये 12 बजने में से 15 मिनट कम है, तो कम के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ क्वार्टर टू 12। इट इज़ क्वार्टर, अब यहाँ पर वही 15 मिनट को ज़ाहिर कर रहा है, और टू ये बता रहा है कि 12 बजने में से इतने मिनट कम हैं। ठीक है, एक और मिसाल हम देखते हैं। 7 बजकर 13 मिनट हुए हैं। अब 15 की जगह पर 13 मिनट हैं, तो अब यहाँ पर हम क्वार्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम 13 मिनट का 13 मिनट 13 मिनट्स ही लिखेंगे। तो फिक्रा हमारे पास बनेगा, इट इज़ 13 मिनट्स पास्ट 7, यानी 7 बजकर 13 मिनट। पास्ट बता रहा है कि 7 बज गए हैं, 13 मिनट मज़ीद हो गए हैं। इसके बाद हम एक और मिसाल देखते हैं। 7 बजने में से 13 मिनट रहते हैं, तो हम पास्ट की जगह पर टू का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ 13 मिनट्स टू 7। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर